नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं। भले मुझे बहुत कम समय हुआ है एक्टिव हुए, बहुत कम समय हुआ है, बट आप लोगों के प्यार ने मुझे कुछ न कुछ करने के लिए ज़रूर बहुत इंस्पायर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं ज्योतिष सिखाने के लिए लाइट मोड में, ताकि ऐसा ना लगे। देखिए, बेसिकली ज्योतिष क्या है, ज्योतिष सीखेंगे हम लोग। ज्योतिष सिखाने के लिए आज भी मेरा जो प्रोग्राम है वो ज्योतिष सीखिए, लर्न एस्ट्रोलॉजी, इसके ऊपर ही है। लेकिन अगर मैं लाइटर मोड पे रखूंगा दोस्तों तो कभी बोर नहीं होंगे। बेसिकली ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, ये सारी इट इज बेस्ड ऑन द स्टार्स, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। तो कई बार मैथमेटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ लोगों को कभी कभी बहुत जल्द स्पष्ट तरीके से बात करी जाए ना, प्लैनेटरी पोजीशन पे ना करी जाए तो उनको समझ नहीं आती, और कुछ लोगों को प्लैनेटरी पोजीशन के साथ बात करी जाए तो समझ नहीं आती। तो इसलिए दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि बड़े धीमे धीमे से, बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे बीच बीच में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आता रहूं, ताकि आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट बना रहे। आप कभी भी किसी भी ज्योतिष के जानकार के पास, ज्योतिषी के पास आप जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो बहुत सारी बातों का तो आपको खुद पता होगा कि मेरा लगन कौन सा है, मेरी राशि कौन सी है, चंद्र राशि कौन सी है, और सन साइन मेरा कौन सा है, ये सब कुछ आपको पता होगा। मेरे कौन से नक्षत्र के किस चरण पे मेरा जन्म चल रहा है, कौन सी मेरी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है। आजकल सबके पास दोस्तों मोबाइल है, लैपटॉप है, जा करके बंदा फटाफट ठा करके premAstrologer.com खोली और जो फ्री ऑनलाइन कुंडली खोल के अपना डाटा डाल के कुंडली बन गई। तो कुंडली जैसे बन गई तो वो तो उसके मोबाइल में या लैपटॉप में व्यक्ति के पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कुछ और बोल रहा हो, कभी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा और ना आप कंफ्यूज हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये वाला जो शुरू किया सिलसिला, आइए ज्योतिष सीखते हैं। लर्न एस्ट्रोलॉजी में आज का मेरा विषय है, ज्योतिष सीखने वाले प्रोग्राम में, पंचांग, जो जनरली हमें सबसे पहले कर देना चाहिए था। नहीं, मैंने सोचा थोड़ा सा पहले जो कुंडली बनती है ना, पहले उसकी जानकारी मिल जाए। आप भावों के बारे में पता चल जाए, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं। बीच बीच में मैं और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लेके आ गया आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा जैसे मूड चेंज होता रहे ना, तो आदमी का इंटरेस्ट बड़ा खूबसूरत बना रहेगा। ताकि जो मन के अंदर वहम होते हैं, या कोई चीज़ें कई बार किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसी पड़ी होती हैं जो उसको ज्योतिष सीखने पे विवश करती है कि मैंने इतने ज्योतिषियों को मैं मिला हूँ, कभी किसी की बात सत्य क्यों नहीं हुई। क्योंकि ज्योतिष दोस्तों सिर्फ एक लगन कुंडली को देख के, भाव कुंडली को देख करके, राशियों को देख के, उनकी प्लेसमेंट को देख के, दशाओं को देख करके, वर्षफल को देख के, गोचर को देख करके ही बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए नक्षत्रों का ज्ञान बड़ा जरूरी है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो किया है। और वो वीडियो बड़ी जल्दी जब आपको देखेंगे, उसके ऊपर विजिट करेंगे कि कितने नक्षत्र होते हैं, कैसे जीवन को वो प्रभावित करते हैं, और नक्षत्रों के आधार पे ही, जिसमें चंद्रमा पड़ा होता है, उसी के आधार पे तो आदमी का नामकरण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो सही मायनों में जब नामकरण होता है, जब उस समय की कुंडली, अब उस समय की कुंडली कैसे बनाए, जो मैंने शुरू में ही कहा है, कुछ नहीं करना दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगना, सिंपली मेरी वेबसाइट विजिट करनी है www.premastrologer.com। आपको मेरे जिसको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई देगा। आप उसमें से अपना जैसे खोलेंगे, उस पर मेरी वेबसाइट खुलेगी, उसमें लिखा हुआ है फ्री ऑनलाइन कुंडली।
क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भरेंगे, आपको पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। इवन अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका कौन से अक्षर पे नाम होना चाहिए, नक्षत्र भी बता देगा कि इस नक्षत्र में जन्म है और इस बच्चे का जो नाम अक्षर जो है, पहला अक्षर जो है वो ये होना चाहिए। फिर आप आजकल जो है हाईटेक है, नाम इंटरनेट पे जा करके देख करके अपने बच्चे का उस लेटर का जो उसमें बताया गया आप देख के बना सकते हैं। मगर इसके साथ साथ दोस्तों, जीवन में पंचांग का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम पंचांग की बात करते हैं, जो आज का हमारा विषय है, इसको दो हिस्सों में जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, इन शब्दों को आपस में तोड़ के देखते हैं, एक है पंच, एक होता है अंग, यानी कि पंचांग। जो अंग है, एक पंच है, यानी कि 5 चीजें इसके अंदर में आती हैं। 5 चीजें कौन कौन सी आती हैं जिससे ये पंचांग बनता है, जिसकी इतनी बड़ी महत्वता है। पहली चीज आती है तिथि, दूसरी चीज आती है वार। पहले तिथि आएगी, फिर वार आएगा, तीसरे नक्षत्र आएगा, चौथे पे योग आएगा एंड 5वें में कर्ण आएगा। तो होगी 5 चीजें। ये 5 अंग है पंचांग के, जिससे बनता है पंचांग। इन सारी चीजों से बहुत सारी चीजें आगे डिराइव होके आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, जिनके ऊपर जब हम विचार करेंगे तो जिंदगी में आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में पैदा हुए हैं, आपके जन्म के समय योग कौन सा चल रहा था, करण कौन सा था। ऐसे ही जीवन में दोस्तों, सिर्फ ये आपके जन्म की जानकारी नहीं, कोई मुहूर्त में कोई काम शुरू करना है आपने, कोई मकान बनाना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई घर में किसी परिवार के सदस्य का रिश्ता पक्का करना है, शादी करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का विचार करना होगा। तो वहाँ जरूरत पड़ेगी पंचांग की। तो इसलिए उन 5 अंगों का हमें ज्ञान होना बेहद जरूरी है। पहले हमने बात करी तिथि की। तिथि हर महीने के अंदर, जिसको कहते हैं दो पक्ष आते हैं। एक तिथि जिसको एक तो क्या शुक्ल पक्ष कहते हैं, ब्राइट मून कहते हैं, और दूसरा जिसको कहते हैं हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से, प्रथमा से शुरू करके, यानी कि जो 15वीं तिथि तक जाकर के पूर्णिमा आ जाती है। यानी कि पहली तिथि का नाम प्रथमा, दूसरी तिथि का नाम द्वितीय, तीसरी तिथि का नाम तृतीय, चौथी तिथि का नाम चतुर्थी, पंचमी तिथि का नाम, 5वें का नाम जो है पंचमी तिथि, उसको पूर्णा तिथि भी बोलते हैं। षष्ठी तिथि जो छठा जो नंबर पे जो आती है, उसको षष्ठी तिथि बोलते हैं। 7वें नंबर पे आती है सप्तमी तिथि, सप्तमी तिथि। ऐसे ही 8वें नंबर पे आती है अष्टमी तिथि एंड 9वें नंबर पे आती है नौमी एंड 10वें नंबर पे आती है दशमी, 11वें नंबर पे आती है एकादशी, 12वें नंबर पे आती है द्वादशी एंड 13वें नंबर पे आती है त्रयोदशी, 14वें नंबर पे आती है चतुर्दशी एंड 15वें नंबर पे जाकर के आती है पूर्ण तिथि, आती है पूर्णिमा तिथि, आती है पूर्णमासी कहते हैं। दोस्तों, अगर तिथियां तो सारी प्रथमा से स्टार्ट होकर के आखिर तक यही चलेंगी। अगर जब 15वीं तिथि होगी तो उसको, या अगर शुक्ल पक्ष की है तो पूर्णिमा, अगर कृष्ण पक्ष की है तो अमावस हो जाएगी। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता ही जाएगा एंड 15वीं तिथि में जाकर के, पूर्णिमा तिथि में जाकर के चंद्रमा एकदम संपूर्ण हो जाएगा, इसीलिए पूर्णमासी कहते हैं। पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा
कमजोर होता जाएगा। एंड 15वीं तिथि की जैसे अमावस्या आ गई तो अमावस्या तिथि के दिन जाकर के उसका हम एकदम शून्य हो जाएगा। हर महीने के अंदर 2 यानी कि पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अंधेरे वाला पक्ष भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को हम जो ब्राइट मून कहते हैं, रोशनी वाला, शुक्ल वाला यानी कि सफेद जिसके अंदर पूरी रोशनी दिखाई देती है, तो वो आ गया शुक्ल पक्ष। ये जीवन में आपने देखा होगा, हम बहुत सारे व्रत से आते हैं, बहुत सारे व्रत आते हैं। तो जो व्रत आते हैं उन व्रतों का महत्व, जैसे हिंदुस्तान के अंदर लेडीज अलग अलग स्टेट्स में उसकी जो मान्यता अलग अलग तरीके से है। जैसे बहुत सारे देश के हिस्सों में करवा चौथ का व्रत आता है, करवा चौथ कहते हैं उसको। चतुर्थी भी जो तिथि है, चतुर्थी तिथि को ही चौथ कहते हैं। करवा चौथ का व्रत करते हैं। आप देखिए कहां से है। हम दुर्गाष्टमी मनाते हैं जब वो शुक्ल पक्ष की होती है। रामनवमी आती है, वो शुक्ल पक्ष की होती है। दोस्तों, से बहुत सारे जो त्योहार है ना हमारे इन तिथियों के साथ जुड़े हुए हैं। मगर आप देखिएगा, जैसे श्रावण मास के महीने के अंदर रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन आ गया, पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन आ गया। अब रक्षाबंधन में इन चीजों की जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें योग कौन सा चल रहा है, करण कौन सा है, ये भी मायने रखेगा। तो मुझे याद है कई साल पहले मैं स्टार्ट न्यूज पे एक प्रोग्राम कर रहा था, बहुत ही हिट प्रोग्राम गया था। उस समय जो रक्षाबंधन के त्योहार पे क्या हुआ, बीच में भद्रा आ गई। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि भद्रा के पीछे कारण क्या है, भद्रा कैसे आ गई भाई, ऐसा क्या कारण हो गया। भद्रा आती है, वो उसका बेस कर्ण होते हैं, कर्ण होते हैं। जैसे ही वृष्टिकरण आएगा तो भद्रा आ जाएगी। अब कई करण ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो कोई भी अच्छा फैसला नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए जो रक्षाबंधन का जो समय है, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये इतने समय में अंदर करनी है, ये शुभ समय है, मगर वो शुभ समय है जिसको कहते हैं भद्रा के मुख में है। अगर पूंछ में, टेल में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकता है, वरना हम उसको सेकंड हाफ में कर लेंगे, जैसे भद्रा खत्म हो गई लास्ट में जाके कर लेंगे। तो ऐसे दोस्तों, इस पंचांग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। अभी मैं करण का विषय मैंने शुरू नहीं किया। पहला मैंने बताया कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं और हर महीने के अंदर ये 2 पक्ष जरूर आते हैं। इसका मतलब जो तिथियां हैं, अगर हम तिथियों को बांटा जाए तो कितनी, जिसको कहते हैं कि 1 डिग्री हर महीने के अंदर, अगर हम दूसरे देसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि 15 दिन हुए शुक्ल पक्ष के, 15 दिन हुए कृष्ण पक्ष के, तो महीने में कितने दिन बन गए? 30। हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अंदर कभी 30 हो जाते हैं, कभी 31 हो जाते हैं, फरवरी में जाके 28 या कभी कभी 4 साल के बाद 29 भी हो जाते हैं। मगर यहाँ शास्त्र का विधान क्या है कि हर महीने 30 दिन ही होंगे। 30 into 12 is equal to 360। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हम बात करेंगे, एक तिथि की बात करेंगे, उसकी 12 डिग्री होती है। 12 into 15, 12 into 15 is equal to 180, and 12 into 15 is equal to 180. 180 plus 180 is equal to 360 degree. Completion of the universe, eternity, from 0 to 360 degree. It means एक तिथि जो होती है वो 12 डिग्री की होती है, और पूर्णिमा के जो आपकी जो शुक्ल पक्ष की है 180 डिग्री उसके हो गए, एंड कृष्ण पक्ष की है तो 180 डिग्री उसके हो गए, टोटल मिला के हो गए 380 डिग्री। इट मीन्स हर महीने के अंदर जो हम कहते हैं ना
जो हमारे महीने, बहुत सारे दोस्तों जो हमारे देसी तरीके से महीने भी आते हैं, कभी कभी हमें इंग्लिश कैलेंडर में तो पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बट इफ यू आस्क समवन देसी महीना कौन सा चल रहा है, वहां थोड़ी सी जाकर दिक्कत आ जाती है। वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ताकि पंचांग में ना, ये पंचांग के अंदर कौन सा मास चल रहा है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ भाद्रपद मास में हुआ, ठीक है। अब डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती हैं। इसके लिए हमें किस चीज का ज्ञान चाहिए? 12 महीने कौन कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक मास, देन माघ मास, देन पौष मास, देन माघ का महीना जिसको बोलते हैं, देन फाल्गुन मास। ये 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने जो है कौन से हो गए? चैत्र मास से स्टार्ट होंगे एंड फाल्गुन मास, जब फाल्गुन मास की जब होली आती है। हर महीने की एक अलग, जिसको कहते हैं ना, सेंटिटी है। चैत्र मास में देखिए, चैत्र मास के नवरात्रे यात्रे हैं। वैशाख मास में देखिए, वैशाख मास के अंदर आप देखिएगा कि वैशाखी का त्योहार आता है। सो बहुत सारे जो हमारे त्योहार हैं, हमारी जो तिथियां जो हैं, उनके साथ बेहद अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। ये तो बात थी दोस्तों तिथियों की। तिथियां, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, ये 3 तिथियों के दौरान, जिसको हम कई बार चौथ, नवमी, चौदसवीं कह देते हैं। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, जिनको हम चौथ, नवमी, चौदसवीं कह देते हैं, इसका ये रिक्ता तिथियां होती हैं। इन दिनों में कोशिश की जाए दोस्तों कि कभी भी कोई शुभ कार्य ना किया जाए। अगर करेंगे तो किसी न किसी परेशानी का, नॉट इमीडिएटली, मे बी आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, या जब आप बिल्कुल भूल जाएं कि मैंने ये काम इस रिक्ता तिथि में किया था, देखा मेरा काम तो बहुत अच्छा चल गया, लेकिन आप देखेंगे अल्टीमेटली सूनर और लेटर उसके अंदर ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा कोई मुकाम आएगा जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी का ध्यान रख के चलना ही होगा। बीच में दोस्तों राहु काल आता है, ये यमगंधम काल आता है जो हम बताते हैं। ऐसे ढेर सारे और भी काल ऐसे होते हैं, यहाँ पे कार्य नहीं करना चाहिए, बट इन 2 काल ऐसे हैं, 2 समय ऐसे हैं जिनको अवॉइड कर देना चाहिए। ये एक पंचांग का एक हिस्सा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूं। ऐसे ही दोस्तों, ये तो तिथि की चर्चा थी। पहला आया नंबर तिथि का, दूसरा नंबर आया वार का। सो पंचांग के अंदर जो 5 हिस्से उसके हैं, 5 अंग जो हैं, पहले तिथि की चर्चा करी, दूसरी चीज की चर्चा है वार की। वार मीन्स डे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू 7 days, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहां से स्टार्ट करेंगे। हिंदी में बोलेंगे तो हम कहेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो संडे से स्टार्ट होकर के सैटरडे से 7 दिन बनते हैं दोस्तों। इसका बहुत बड़ा रूल है। तो कोई काम ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल डे पे लोग काम करने में विचार करते हैं, उसके पीछे यही चर्चा है। ये पंचांग का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा पार्ट आता है नक्षत्रों का, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने पहले कर चुका हूं। नक्षत्रों की वीडियो आप मेरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और 9 हमारे ग्रह होते हैं, और हर जो जिसको कहते हैं 9 ग्रहों के हिस्से में, यानी कि हर एक ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र आते हैं। इसका मतलब हर नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी है। तो पंचांग के अंदर देखो कितनी डिटेल आ गई। तो नक्षत्र का संबंध
हमारे ग्रह के साथ है। जिस कुंडली को चर्चा करने चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसमें यह भी देखना होगा। तो जब आपका जन्म हुआ तो चंद्रमा की पोजीशन क्या थी? कहीं पे जो चंद्र सूर्य इकट्ठे तो नहीं बैठे हुए थे, कहीं पे चंद्र के साथ क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए थे, चंद्रमा कहीं जन्म का कमजोर डिग्रीज वाला तो नहीं था, कहीं कमजोर ग्रहों के सतर अंदर जब बीच में जिसको कहते हैं फायरी प्लैनेट्स के बीच में तो नहीं पिसा हुआ था। चंद्रमा मन है और चंद्रमा ने ही नक्षत्र पैदा करना है, जिस राशि में बैठना है वहीं पे नक्षत्र होना है। वो नक्षत्र कितने होते हैं दोस्तों? 27 होते हैं। मैं धीरे धीरे उन नक्षत्रों का आपके जीवन पे, एक एक नक्षत्र वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या जीवन में बनते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, उस चीज की चर्चा भी हम अवश्य करेंगे। ये लंबा सब्जेक्ट है, मगर चलेंगे थोड़ा सा धीरे धीरे, सहज पके सो मीठा होए, थोड़ा सा शांति से, थोड़ी जो चीजें मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि ताकि आप लोगों के जहन में वो बात चली जाए और उसका फायदा आप उठा पाए। अब ये तो था नक्षत्रों के बारे में। इसके बाद नंबर आता है योग का। जो योग होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 योग होते हैं। जब आपका जन्म हुआ, जैसे ही आपका जन्म हुआ, तो जन्म के समय आपके जो नक्षत्र हैं उनका जो प्रभाव है आपके जीवन पे, वो कैसा, किस नक्षत्र में या किस योग में आप पैदा हुए, नक्षत्रों की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब मैं बताऊंगा आपको योगों के बारे में। योग कितने होते हैं दोस्तों? 27 योग होते हैं। 27 योग होते हैं। जो प्रथम योग जिसको हम बोलते हैं विषकुंभ योग बोलते हैं। विषकुंभ योग में जो व्यक्ति का जन्म होता है, बड़ा सूझवान व्यक्ति होता है, समझदार होता है, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है एंड भाग्यशाली होता है। बाकी चीजें, नक्षत्रों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रहों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी दशाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मगर इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में अच्छे तरीके से वाइजली एफर्ट्स करके जितनी मेहनत करे उससे ज्यादा अच्छा पा सकता है ना। जब समय में अगर बाकी ग्रह भी आपके अच्छे पड़े हुए हैं जन्म के समय के, और ऐसे योग में आपका जन्म हुआ है, तो आप बहुत भाग्यशाली साबित होंगे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। द्वितीय योग, जिसको हम प्रीति योग कहते हैं। प्रीति योग वाले व्यक्ति के अंदर आकर्षण की मात्रा बेहद होती है। नाम ही देखिए ना, प्रीति से पता चलता है ना। प्रेम पूर्वक जो व्यक्ति के स्वभाव के अंदर बहुत प्रेम हो, चेहरे पे आकर्षण हो, है ना, जिससे लोग प्रभावित होते हों, अपोजिट सेक्स के लोग भी प्रभावित होते हों, बात करने का तरीका, सलीका बहुत अच्छा हो और बहुत फिलोसफिकल आउटलुक हो बंदे की, एंड हार्डवर्किंग काफी हो, ऐसे व्यक्ति ही तो जीवन में तरक्की करते हैं। तीसरा योग, जिसको हम आयुष्मान योग कहते हैं। आयुष्मान योग में अगर व्यक्ति का जन्म होता है, थोड़ा सा कला से, इमेजिनेशन से, कल्पनाओं से काफी भरा हुआ होता है, पोएटिकल होता है, अच्छे सिंगर ऐसे बंदे हो सकते हैं, अच्छे एक्टर ऐसे बंदे हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अपने बलबूते पे बहुत धन अर्जित कर लेते हैं, और नाम भी आयुष्मान है, और दीर्घायु होने में भी आदमी के ये योग मदद करता है। यानी कि ये योग आदमी को ऊंचा भी उठाता है, धन का योग भी देता है, और व्यक्तित्व की पहचान बनाता है, पोएटिकल बना देता है। जैसे सिंगिंग के साथ इंटरेस्ट हो गया, किसी आर्ट के साथ इंटरेस्ट हो गया, किसी की कला के माध्यम से भी धन अर्जित करना, अच्छे अच्छे कामों में बंदे की, जिसको कहते हैं लिप्त होकर के, लीन होकर के अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लेना। चौथा जो है सौभाग्य योग। सौभाग्य योग में जब जन्म होता है व्यक्ति का, इसको भी सभी लोग बड़ा पसंद करते हैं, और ये भी अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपनी विद्या, बुद्धि, बल, जो सबसे बड़ा बल जो प्रभाव है ना आपकी जुबान का है, उसके आगे बहुत आगे निकल जाते हैं दोस्तों। नाम भी सौभाग्य है,
तो सौभाग्य जिनके भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं, लक इनका साथ देती है, चीजों को बस प्लान करके चलने की आवश्यकता है। पंचम, शोभन योग। ये भी नाम से ही पता चलता है, शोभन, शोभा वाला। ये ड्यूटीफुल बड़े होते हैं। आपने जो काम इनको दे दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई, उनको निभाना आता है, यानी कि यू कैन डिपेंड अपॉन। पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, आकर्षण का मादा काफी होता है। जहां पे जिस काम के लिए जाना है, दिल खोल के पहले तसल्ली से उसके ऊपर खुद विचारशील होकर के जाना है, फिर अपनी बातों की जो प्रेजेंटेशन है इतने अच्छे से रखनी है कि दूसरा व्यक्ति उससे इंप्रेस हो जाए। इंप्रेस होगा तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो ग्रोथ मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी तो वेल्थ अपने आप ही आएगी। अगला योग आता है छठा योग, जिसको अतिगंड योग बोलते हैं। अतिगंड योग में ये थोड़ा सा नाम से पता चलता है, ये थोड़ी सी एक्सट्रीमिज्म ज्यादा रहती है। जिस काम को भी हाथ डाला, अच्छे काम को हाथ डाला तो बहुत अच्छे हो गए, अगर गलत संगत का इनके ऊपर बड़ी जल्दी असर पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति कुछ अगर शुरू से ही थोड़ा सा इनकी टेंडेंसीज एज कम्पेयर टू द अदर पीपल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जिस चीज़ से इम्प्रेस हो गए तो बहुत इम्प्रेस हो गए, अगर नहीं इम्प्रेस हुए तो नहीं इम्प्रेस हुए। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा कि ये कहीं गलत संगत में ना चले जाएं, गलत लोगों का ये हाथ ना पकड़ लें, गलत लोगों के संग ना चले जाएं। तो यानी कि कंपनी ऑफ द फ्रेंड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वेल। मगर क्योंकि इनके अंदर एक्सट्रीमिज्म है, तो ऐसे व्यक्ति अगर काम में लग गए तो दबा के कर सकते हैं, मगर गलत चीज़ों का असर बड़ी जल्दी कैरी करते हैं, इसलिए दिस पार्ट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वेल। जो सातवां जो आता है उसको हम कहते हैं सुकर्मा योग। सुकर्मा वाले बड़े लविंग होते हैं, राइटियस अप्रोच होती है इनकी, बड़ी वर्चुअस होते हैं, पैशनेट पर्सनैलिटी है जीवन में। अगर देखिए ना, बगैर पैशन से तो काम ही चलना। इफ यू आर पैशनेट टुवर्ड्स समथिंग ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग। तो इसका मतलब आप लाइफ में प्यार को भी अच्छे तरीके से हासिल करने में कामयाब रहेंगे, न्यायप्रिय भी रहेंगे, न्याय करेंगे भी, और अच्छे लोगों का संग आपको अच्छा भी लगेगा, और जीवन में ग्रोथ के लिए आप यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब जो अष्टम जो आता है उसको कहते हैं, जो आठवां योग जो आएगा, धृतीय योग आएगा। धृतीय योग में जन्म होता है, थोड़े से पेशेंस लेवल वाले व्यक्ति होते हैं, हैप्पी गो लकी रहते हैं, लक साथ भी देती है, यानी कि थोड़ा सा भोलापन, इनोसेंस, हार्ड वर्क करना, काम के प्रति, अपने प्रति, अपनों के प्रति समर्पित रहना, ये धृतीय योग वालों के यानी कि मेहनती लोग होते हैं। नाम से भी पता चलता है कि ऐसे लोग, यानी कि अगर आपने कोई काम इनके ऊपर छोड़ दिया, यू कैन डिपेंड अपॉन, हो सकता है आप भूल जाए लेकिन ये ना भूलें। ऐसे ही नाइन्थ योग जो है उसको हम कहते हैं शूल योग। बड़ा फिलोसफिकल माइंड, रिलीजियस माइंड एंड नॉलेजेबल लोग होते हैं। बहुत पढ़ते रहना, बहुत चीजों की जानकारी लेते रहना, बहुत सारी लोगों को जानकारी लेते रहना, मगर कभी ना कभी जैसे कोई ना कोई चीज इनको ऐसी कह दी जाए, थोड़ा सा सेंसिटिव एंड टची ना हो जाए। इस बात का ध्यान रख के चलना दोस्तों। यहाँ सेंसिटिव एंड टची हुए ना, वहां थोड़ा सा वो इनको जीवन को बाकी इनके रास्ते से थोड़ा सा पथ भ्रष्ट कर सकती है, बट अदरवाइज वेरी गुड पीपल। सो आपने इनको इफ एनीथिंग इज टू बी टेकन केयर ऑफ, कि आप इनका इमोशनल पार्ट जो है, इमोशनल टेंडेंसीज को जरूर कर्व करके चलें। 10वां योग जिसको हम कहते हैं गंड योग। गंड योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि वे ये ब्रेव बड़े होते हैं, स्ट्रांग बड़े होते हैं। कई बार हाइट में जुड़ी ना कि सभी लोग, कई लोगों के केस में अगर बाकी नक्षत्र का, दूसरे कॉम्बिनेशन का, राशि का प्रभाव या प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स भी मैटर करती है। अभी हम योग करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट स्टेचर के भी समटाइम्स इनकी हाइट को लेकर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इनके अंदर रह जाता है, बट ये डिसीजन लेने में बोल्ड होते हैं और आगे लाइफ में मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ती, और इनकी मेहनत जो है थोड़ी सी हार्ड वर्क के बाद
रिजल्ट भी देती है। अगला योग एकादश योग, जिसको हम कहते हैं वृद्धि योग कहते हैं। ये लोग वेल्दी भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, तो स्ट्रांग भी होते हैं। तो आदमी का मेंटली स्ट्रांग होना, इमोशनली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना, इमोशनली स्ट्रांग होना, हार्ड वर्किंग होना और लोगों को अपने प्रभाव से प्रभावित करना, ये अगर ये चीजें आती हैं तो आदमी को वेल्दी तो अपने आप ही बना देंगी। तो ये चीजें इनके अंदर सहनशीलता है और आगे बढ़ने का इनके अंदर एक बड़ा खूबसूरत मादा है जो इनको आगे लेके जाने में मदद करेगा। नेक्स्ट योग दोस्तों आता है जिसको कहते हैं हम ध्रुव योग। ध्रुव योग में व्यक्ति का जन्म हो, ये भी लोग फिजिकली मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, लंबी उम्र उनकी होती है और वेल्दी भी होते हैं, मगर हार्ड वर्क इनके केस में भी बड़ा जरूरी है। इनको किसी ना किसी इनको फोकस करने की जरूरत है। इनके ऊपर आपने फोकस किया, परिवार वालों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका ध्रुव योग में जन्म हुआ है, परिवार वालों ने उस पर अपनी मेहनत करी, वो बेकार नहीं जाने वाली। आपने प्यार दिया, जितना दिया उससे ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। जितनी मेहनत उस पर करी वो रिटर्न आपको फैमिली को देगा, खानदान का नाम रोशन करने में मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों जो योग आता है जिसको हम कहते हैं व्याघात योग। व्याघात योग लोग ये इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये हेल्पफुल लोग होते हैं, जिसकी भी हेल्प करने लग गए, अपना ध्यान नहीं देना मगर दूसरों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और उससे जब इनका वक्त आएगा तो हो सकता है लोग इनके साथ खड़े ना। ये लोग हेल्पफुल है, हेल्पफुल के साथ साथ जो है पॉपुलर भी हो जाते हैं। जब हर बंदे की आपने मदद करनी है तो लोगों के अंदर पॉपुलर तो आप अपने आप ही हो जाएंगे, मगर जब रिटर्न का टाइम आता है ना तो थोड़ा सा, जब पैसे के मामले में जब आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, कोई और जरूरत पड़ गई, तो हो सकता है आपके साथ जैसे आप लोगों के साथ खड़े होते हैं वैसे लोग आपके साथ ना खड़े हों। उस बात का थोड़ा सा आपको पहले दिन से ही, कहते हैं एक्सपेक्टेशन लीड्स टू द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशन, तो इसलिए हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे नहीं, उम्मीदें किसी से लेके चलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट योग आता है 14वां योग, हर्षण योग। हर्षण योग में जो जन्म होता है व्यक्ति का, हाईली करेजियस होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हर्षण योग वाले जिनको एमिनेशंस के साथ मोहब्बत होगी, वेपन्स के साथ मोहब्बत होगी, लगेगा कोई गन रखनी है, रिवॉल्वर रखना है, अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही रखना है, या कभी इस ऐसे काम के अंदर ही चले गए जिसमें जैसे पुलिस में चले गए, फौज में चले गए, या किसी ऐसे अपने आप ही वेपन आ गया। तो ऐसे लोग जिसको कहते हैं जो इनके अंदर हिम्मत का मादा बहुत होता है। किसी भी काम के अंदर अगर आपके साथ खड़े हैं ना तो खड़े हैं, आप सोच सकता है भाग जाए, ये नहीं भागने वाले। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब बंदा इतना करेजियस हो, इतना डेयरिंग हो, इतना बलशाली हो या हिम्मत वाला हो तो वही साथ दे सकता है दोस्तों। तो दैट वे यू कैन डिपेंड अपॉन सच टाइप ऑफ द पीपल। नेक्स्ट जो योग जिसको हम कहते हैं सिद्धि योग कहते हैं। सिद्धि योग में इन लोगों की जनरसिटी में तो बहुत कोई कमी नहीं है, जनरसिटी बहुत अच्छी है, खुश मिजाज भी रहते हैं, मगर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट नॉट मास्टर ऑफ नन। कभी कभी क्या होता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 10 चीज़ें हाथ में आपने शुरू कर ली, 10 बुक्स एट ए टाइम शुरू कर ली, तो एक भी संपूर्ण नहीं कर पाए, तो उसका क्या फायदा। जिस काम में दोस्तों अगर आपका इसमें जन्म हुआ है, जब आपके परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसके कंसंट्रेशन का फोकस एक चीज पे बना के रखें। जब उसमें सफलता मिल जाए तो आगे बढ़े। ये सबसे एक जबरदस्त पॉइंट है जिसके ऊपर जब परिवार को पता हो, अपनों को पता हो, या व्यक्ति को स्वयं को पता हो, तो वो उस चीज पे कंट्रोल कर ले तो वो जिंदगी में आगे बढ़ने में बेहद मदद करेगा। आगे आता है व्यतिपात योग। ये जो योग है, ऐसे लोग जो कुछ भी पाते हैं ना, जो कुछ भी हासिल करते हैं, ये अपने बलबूते पे करते हैं। मदद कम मिल पाती है लोगों की, ये खुद मदद लोगों की करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये इनको खुद को आनंद नहीं आता, क्योंकि जब इनको जरूरत होती है लोग साथ खड़े नहीं होते, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। तो इसलिए चाहे वो घर के बड़े हों या चाहे छोटे हों, तो कई बार इनको वो आइसोलेशन बॉदर करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। जब इनको चोटें लगती हैं ऐसे वाली कि अपनों ने
जिसका कहते हैं दुत्कार दिया जा, साथ नहीं दिया जा, कहीं किसी अपने की मदद जब खुद स्वयं तो बहुत करी लेकिन जब वक्त आया उन्होंने नहीं करी, तो वो चीज़ इनको इतना आगे बढ़ने में मदद करती है, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते और काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि व्यतिपात जो वाले जो लोग होते हैं, इनको जीवन में कई किस्म के कष्टों का सामना करना पड़ता है, कुछ परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। उसके लिए मेंटली अगर प्रिपेयर रहेंगे तो लाइफ में कमी नहीं आएगी। आगे आता है वरयान योग। जो वरयान योग में जन्म होता है, ये आर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, या ऐसे कोई एक्टिंग के फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में, या किसी भी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में टैलेंटेड बहुत होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत होती है। ऐसे लोग अगर उस लाइन में कहीं जाएंगे तो वहाँ अपने आप को बहुत अच्छे से सफल कर पाते हैं, मगर ये अपने इन इंटरेस्ट के कारण लोगों के अंदर बड़ी जल्दी हिल मिल भी जाते हैं, जिसमें लोगों का प्रभाव जो है हासिल करने में ये सफल रहते हैं। आगे आता है पृथ योग। पृथ योग में क्या आता है, ये लोग बहुत पैशनेट भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, इंटरेस्ट इनका जो है वो जनरसिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो वेल बिहेव्ड भी बहुत रहते हैं ये लोग। इन लोगों के ऊपर आपको ये नहीं लगेगा कि किसी वक्त ये टेम्पर लूज करके कि आपकी शान के खिलाफ कुछ बोल गए या किसी की शान के खिलाफ बोल गए। अगर कुछ नहीं अच्छी चीज़ लगेगी, ये बड़े सुंदर तरीके से अवॉइड करके दूसरे सब्जेक्ट पे बात करने लगेंगे, क्योंकि इनके जो है ना काइंड हार्टेडनेस, इनके अंदर दयालुता, अच्छापन अंदर से काफ़ी भरा हुआ होता है। ऐसे ही जो अगला योग है जिसको कहते हैं शिव योग। शिव योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति वाइज एंड रिस्पेक्टफुल, जो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और बहुत बुद्धिमती से काम करते हैं, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। जो भी काम करते हैं अपनी पूरी विजडम का इस्तेमाल करके करते हैं, जिसके कारण इनको प्रभु की कृपा, क्योंकि भगवान शिव के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो प्रभु भोलेनाथ की जो कृपा इनके ऊपर विशेष तौर पे बनी रहती है। अगला योग सिद्ध योग। सिद्ध योग वाले भी इनकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, माइंड के अंदर कुछ नया करने की क्षमता इनके अंदर एज कम्पेयर टू अदर पीपल बहुत होती है, एंड बुद्धिमान बहुत होते हैं। लोग इनसे राय लेके काम करते हैं और इनकी राय लोगों को फलती भी है। ऐसे ही अगला योग आता है साध्य योग। साध्य योग में व्यक्ति जो है लाइफ के जो कंफर्ट्स हैं उनको पूरा एंजॉय करता है, प्यार से भरा हुआ होता है, प्यार बांटना भी आता है, प्यार लेना भी आता है। अगला योग जिसको हम शुभ योग कहते हैं, 24 जिसको कहते हैं 23वां योग शुभ योग। ऐसे व्यक्ति वेल्दी भी होते हैं एंड इनकी अपीयरेंस भी लोगों को इम्प्रेस करती है। कई बार कंप्लेक्शन भले ही अच्छा ना हो, लेकिन बाकी फीचर बहुत अच्छे हो बंदे के, लेकिन इनकी ब्यूटी लोगों को आकर्षित करती है। लोग इनके साथ बात करना पसंद करते हैं, इनकी राय लेना पसंद करते हैं, इनके साथ बैठना पसंद करते हैं, इनके साथ बातें शेयर करना पसंद करते हैं। अगला योग आता है शुभ योग। शुभ योग के अंदर जब व्यक्ति जन्म होता है वो वेल्दी भी होता है, आर्टिस्टिक भी होता है, प्रॉस्पेरिटी भी हासिल करता है, नाम भी हासिल करता है। यानी कि प्रभु ऐसे योग वाले व्यक्ति को नाम देने में, प्रभु का नाम की बात नहीं करता, पब्लिक में, सोसाइटी के अंदर नाम बनाने में, खूब पैसा कमाने में, आपने खानदान के चिराग बनने में प्रभु इनकी खूब मदद भगवान करते हैं। आगे योग आता है शुक्ल योग। शुक्ल योग में जो व्यक्ति का जन्म होता है, ये मैंने बताया कि भी ये वेल्दी भी होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उनको पॉपुलैरिटी अपनी पैदा भी करनी आती है। एंड 25वां योग आता है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म योग। ब्रह्म योग वाले लोग लर्नड होते हैं, थोड़े से एक्टिव होते हैं, और साथ में इनको रिलीजियस नॉलेज, धर्म की नॉलेज होनी, धर्म कर्म के कामों में रुचि होनी, ये बहुत जरूरी है। अच्छे काम करने और भगवान के अंदर अच्छे नामों में जिससे जाके अपने आप को लीन करना, किसी धर्म कर्म के कामों में खर्चे करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी, उसका ज्ञान भी लेना और उस ज्ञान को आगे बांटना भी और लोगों की मदद भी करनी, ये एक बहुत बड़ा एक रोल है। 26वां आता है इंद्र योग। इंद्र योग के अंदर क्या होता है, लर्नड भी होते हैं ये लोग, ये वेल्दी भी होते हैं, इन किंग लाइक, इंद्र जैसे राजा किंग थे,
राजा इंद्र थे। ऐसे ही ये लोग वेल्दी भी होते हैं और किंग लाइक स्टेटस को एंजॉय करते हैं, एंड जिसको कहते हैं कि लाइफ को अपना फुलेस्ट तक एंजॉय करने के लिए पूरे प्रयासों में लगे रहते हैं। यानी कि इनकी जो प्रवृत्ति है बेसिकली वो एक ऐसे वाली प्रवृत्ति होती है जो कि लगे कि यार हम जो लाइफ में ना जिंदगी में अकेली मेहनत ही नहीं करते रह जाना, कुछ अपने लिए भी करना है, कुछ मस्ती भी करनी है, कुछ एंजॉय भी करना है, खुशियाँ लेनी भी है तो खुशियाँ बांटनी भी है, उसमें इनका ध्यान रहता है। लास्ट योग जिसको हम वैधृति योग कहते हैं, 27वां योग, ये भी जिसको कहते हैं दे आर वेरी गुड फॉर द पीपल, लोगों की बहुत मेहनत से लोगों की मदद बहुत करेंगे, बट फिर भी कदर नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यानी कि एक रिस्पेक्ट जो सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति जो इनकी इच्छा बनी रहेगी, यार मैंने इसका इतना किया था, कभी थैंक्स तो कर दो, नहीं किसी ने थैंक्स नहीं करना। तो ऐसे लोगों को यानी थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं किसी शिकन को लेकर के भरा रहता है, तो मन थोड़ा सा अशांत रहता है। तो अपनी शिकन को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लो, योगा का सहारा लो, किसी पे भी विश्वास करने की बजाय, किसी पे ज़्यादा डिपेंड करने की बजाय भगवान पे आप अपना ध्यान लगाओ, उसके ऊपर डिपेंड करो। देने वाला वो है, किसी के देने से कुछ नहीं होने वाला। जब वो देगा तो दे के आपको जतलाएगा भी नहीं, बताएगा भी नहीं, कहेगा भी नहीं, कभी एहसान भी नहीं आपके ऊपर जतलाएगा। मगर लोग आपके लिए करेंगे तो 100 बार हो सकता है आपको बताएं, 100 बार आपको कहें, आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, बार बार आप उनको रिपीटेडली कहो कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो दोस्तों मैंने बताया कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं, लेकिन ज्योतिष उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मगर वो चीज़ें कौन होती हैं उसके बारे जब ज्योतिष का हमने ज्ञान लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए सबसे पहले हमें जो पंचांग के 5 अंगों का, उन 5 चीज़ों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब उनमें ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। जैसे वार 7 हुए, तिथि मैंने बता दिया, तिथि 2 पक्ष होते हैं, 15-15 तिथि होती हैं, वार 7 होते हैं, और नक्षत्र 27 होते हैं, योग 27 होते हैं। योग 27 वाले कैसे होते हैं उसकी चर्चा आज मैंने कर ली, नक्षत्रों की चर्चा मैंने पहले कर ली। अब आ गया करण। करण का बहुत बड़ा महत्व है। करण टोटल गिनती में बहुत होते हैं वैसे तो, लेकिन 11 जो करण है इन्हीं की मान्यता है, क्योंकि जो करण है, क्योंकि बाकी जो रिपीटेडली बार बार आते हैं करण, जिसको कहते हैं ना कि एक दिन में 2 करण आ गए, 2 करण आ गए, तो दिन तो 12 डिग्री का होता है, जैसे 6 डिग्री का हो गया, तो उसका मतलब इनकी जो सेंटिटी है करण की, इसकी जो लाइफ है करण की, हो सकता है दिन में 2 बार आ जाए, तो कई बार 2 से उससे ज्यादा भी आ जाए। ये करण 11 होते हैं। 11 करण कौन कौन से होते हैं? पहले को बव कहते हैं, दूसरे को बालव कहते हैं, तीसरे को कौलव कहते हैं, चौथे को तैतल कहते हैं, 5वें को गर्ग करण कहते हैं, एंड 6ठे को वनिज करण कहते हैं, एंड 7वां को विष्टिकरण कहते हैं, एंड उसके बाद विष्टिकरण के बाद आता है आपका शकुनीकरण। शकुनी के बाद जो आता है चतुष्पद करण, चतुष्पद आता है नागकरण आता है, और नागकरण वाला जिसको उसके बाद आता है किंस्तुघन करण। ये 11 किस्म के जो करण हैं जिसका हमारे जीवन पे प्रभाव होता है। जैसे मैंने चर्चा करी कि एक करण ऐसा है जिससे भद्रा, जिसको जो भद्रा को योग को पैदा करता है, जिसको विष्टिकरण कहते हैं। विष्टिकरण में अगर व्यक्ति का पैदा हो गया बंदा, जो वनिज के बाद आता है विष्टिकरण, तो उसके अंदर जब विष्टिकरण आएगा तो भद्रा आ जाएगी। अगर भद्रा के मुख में आपने कोई काम कर लिया तो परेशानी मोल ले ली। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने एक रक्षाबंधन का त्यौहार किया। रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे मौके पे है जहाँ पे पूजा अर्चना करी जाती है, लेकिन उसी समय भद्रा लगी हुई थी, तो भद्रा के मुख में कभी भी काम शुभ नहीं किया जाता। तो इसीलिए बहने अपने भाई के जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाने के लिए उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है, वो लंबी आयु की बजाय वो उल्टा काम होगा, तो इसलिए हमें उसके दूसरे समय का चयन किया। तो ऐसे ही ये सारे करण का, भव करण वाले जो होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, एंड परिवार वालों को अच्छा प्राउड फील करवाते हैं। यानी कि आपको काम दे दिया, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको काम को किया, तो वो भी भवकरण की एक महत्ता है। बालवकरण के जो लोग होते हैं
जो एजुकेशन की तरफ इनका बहुत अच्छा ध्यान होता है, ज्ञान की तरफ बड़ा ध्यान होता है, नॉलेजेबल होते हैं और वेल्थ एंड हैप्पीनेस को पाने के लिए पूरे प्रयास भी करते हैं। कॉलअप करने वाले जो लोग हैं ये दोस्तों मित्रों के साथ काफ़ी हिल मिल के रहते हैं, काफ़ी इनके साथ इनकी जो है जल करने की क्षमता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल काफ़ी ज़्यादा रहती है, मगर ये सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा भागने वाले हमेशा होते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पे कोई काम नहीं कर सकते। तैतल करने वाले जो लोग होते हैं ये इनको प्रॉपर्टी के कामों में या वेल्थ के रिलेटेड कामों में, स्पेकुलेशन के कामों में काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो इनको जब भी कोई राय लेना हो किसी ना किसी की, हाँ इजी मनी में जाना है तो अवॉइड करना चाहिए, मगर अगर कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना है उसके अंदर किसी की राय लेकर के ये आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म में काफ़ी गेन कर सकते हैं। इवन लॉन्ग टर्म स्पेकुलेटिव गेन्स में भी इनको मदद मिलेगी। जो घर करने वाले लोग होते हैं दे आर वेरी गुड फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द फिजिकल एफर्ट्स। एंड जो वनिज करने वाले जो लोग होते हैं गुड फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। इनको कुछ भी दे दिया जाए, कहीं भी सेट कर दिया जाए, ये वहां पे ही इनको अपना डमरू बजाना आ जाएगा। अगला जो आता है विष्टिकरण, ये थोड़ी थोड़ी अनफेवरेबल जो है, इसमें कहीं ना कहीं जीवन के अंदर बेफालतू के कष्ट, बेफालतू का स्ट्रगल, बेफालतू की परेशानियां, बेमतलब के शत्रु पैदा होने। किसी का अच्छा भी किया उसने, उसका थैंक्स उसने क्या करना, उल्टा कोई ना कोई परेशानीजनक स्थिति पैदा कर दे। तो ऐसे जो विष्टि करने वाले लोगों को थोड़ा सा सावधानी में कोई भी कार्य करते समय पूरी एहतियात अवश्य बरतनी चाहिए। आंखें बंद करके कोई पेपर साइन करना हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, किसी की गारंटी देनी हो, किसी के साथ खड़े होना हो, तो थोड़ा सा इनको वाइजली चलने की जरूरत ग्रह देते हैं। ऐसे ही अगला करण आता है जिसको विष्टि के बाद शकुनीकरण। ये भी अनफेवरेबल ज्यादा माना गया है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर के कोई ना कोई अशांति इस जीवन में बना के रखने में मदद करता है। इमोशनली होना, मेंटली स्ट्रांग होना है, मेडिटेशन में जाना है, योगा में जाना है और अपने प्रयास, अपने एक्टिविटीज में अपने आप को लीन करना है, ताकि वो अनफेवरेबल पार्ट जो है अपने आप फेवरेबल पार्ट में बन जाएगा, क्योंकि बनाने वाले भगवान है। ऐसे ही आप जो शकुनीकरण के बाद आता है चतुष्पदकरण। चतुष्पदकरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति या चतुष्पदकरण में हम जब कोई काम भी करते हैं तो ऐसा समय जो मैं अनफेवरेबल चीजें बता रहा हूँ, तो जब कभी कोई ऐसा करण आ गया तो उसके बीच में कोई भी शुभ कार्य करने से परहेज करना है। सिर्फ ये नहीं है कि इस व्यक्ति का जन्म अगर इसमें हुआ है तो जीवन में ऐसा होगा, नहीं। इसका मतलब उस समय के दौरान अगर आपने कोई फैसला लिया या किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं अनवांटेड टेंशन आती रहेगी, पैसा बहुत कमाया मगर टिका नहीं, बरकत नहीं पड़ी। इस चतुष्पद वालों को भी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और आगे आता है नागकरण। नागकरण वालों के लिए ये थोड़ा सा सब कुछ किया कराया एट द एंड ऑफ द डे मतलब आनंद नहीं देता। मतलब सिंपैथेटिक होते हुए भी जब सिंपैथी की जरूरत पड़े, जब किसी के सहारे की जरूरत पड़े, लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। तो उस फ्रस्ट्रेशन से अगर पहले दिन से ही तैयार कर लिया जाए, अगर आपने इस नागकरण में कोई काम शुरू कर दिया तो भी कहीं ना कहीं किसी परेशानी को जन्म दे सकता है। लास्ट करण आता है किस्तुगन। किस्तुगन भी अनफेवरेबल करण माना गया है। इसमें भी कोई डिसीजन लेने से परहेज करना चाहिए। अगर करेंगे तो किसी बहुत अच्छे सुलझे हुए सलाहकार के, उस दिन बहुत तिथि बहुत अच्छी हो, कोई त्योहार वाला दिन हो, कोई और उसके दिन के साथ कोई सिग्निफिकेंस जुड़ी हुई हो, तब जाके फैसला लेना। कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हर कोई चीज़ जहाँ कोई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कई चीज़ अगर एक चीज़ खराब है तो हो सकता है दूसरा पक्ष उसका अच्छा हो। मतलब एक पार्ट नहीं है। आज हमने जो चर्चा करी कि पंचांग की चर्चा करी कि पंचांग के अंदर 5 चीजें होती हैं जो तिथि से स्टार्ट करके तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण। उन करण में अगर जन्म होता है, उन तिथियों में जन्म होता है तो जीवन कैसा रहता है वो भी मैंने बता दिया। उन तिथियों के अंदर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहां आपके ऊपर जीवन में अगर वो तिथि अच्छे वाली नहीं है, आपने काम किया तो समझो प्रॉब्लम हो गई। अगर वो नक्षत्र अच्छे वाला नहीं है तो अपने जीवन के अंदर संघर्ष मोल ले लिया। अगर वो योग अच्छा नहीं है तो उसके अंदर आपने
मोल ले लिया। अगर मान लीजिए इन सारी चीज़ों का मिश्रण हो गया, उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया, करण भी अच्छा नहीं था, योग भी अच्छा नहीं था, नक्षत्र भी अच्छा नहीं था, फिर तो यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं सफ़र करना ही पड़ेगा। मगर सारी चीज़ें अगर बहुत अच्छी हो गई तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। हो सकता है 1 का 1.25 ना हो सकता है 1 का 10 हो जाए। तो दोस्तों, थोड़ा सा पंचांग के इस पाठ को मैं काफ़ी लंबा ले गया, इसलिए लंबा ले गया ताकि ये एक जीवन का एक बहुत बड़ा आधार रहेगा। अगर हमें ज्योतिष को सीखना है तो ज्योतिष के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट को डेवलप करना होगा। डेवलप करने के लिए बहुत बारीकी से चीज़ों की जानकारी हमें लेनी होगी। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसलिए दिए दोस्तों, जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। अदरवाइज इट कुड हैव बीन फिनिश्ड विद इन 3 minutes ऑल्सो, बट बिकॉज क्योंकि आपकी जो है बहुत जितने इंटरेस्ट के साथ आप वीडियोस को देखते हैं तो इट बिकम्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दोस्तों कि मैं आई शुड एक्सटेंड माई बेस्ट ऑफ द विशेस टू यू, सो आई शुड डिलीवर द बेस्ट टू यू। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनों को शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने से दोस्तों खुशियाँ आपकी भी बढ़ेगी, भगवान आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मुझे हमेशा आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। कोई भी चीज़ मुझे लोग कई सजेशन दे के भेजते हैं, जो मैंने शुरू में भी बात कही। कई लोग कहते हैं, कई लोगों को कहते हैं कि आपने बहुत लंबा दे दिया, इतना लंबे की ज़रूरत नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया, बहुत अच्छे तरीके से किया है। तरह तरह के लोग होते हैं जो आपको आपकी हिम्मत भी बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को अपना उनका स्टाइल होता है। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मैं अपने ज्ञान को सीमित ना रखते हुए आप तक अच्छे तक पहुंचा सकूं, तभी मेरा इस ज्योतिष को सिखाने वाला पाठ जो है यही सफल होगा। तो मेरे इस मिशन में मुझे कामयाबी आप लोग ही दिलाएंगे, ताकि मैं जो इतने लंबे समय से इस ज्ञान को लेकर के बैठा हूँ, मुझे बहुत अरसा हो गया दोस्तों इस काम में, इस लाइन में बहुत अरसा हो गया, डिस्पाइट बीइंग वेल एजुकेटेड। और मुझे इस लाइन के अंदर मैंने बहुत दिलचस्पी से काम किया है। एंड आई हैव ऑथर्ड सो मेनी बुक्स, बहुत सारी मैंने जो किताबें हैं इसी संबंध में लिखी हुई हैं दोस्तों। एंड बहुत एडवांस स्टेज की किताबें हैं। जब आप जैसा थोड़ा सा सीखेंगे ना, उसके बाद उन बुक्स को पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, यू विल लव इट एंड यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन एस्ट्रोलॉजी। और दूसरी चीज़, जरूरी नहीं होता है दोस्तों कि प्रोफेशनल ही बनना है, तो कभी कभी अपने ज्ञान के लिए ही भी इंसान काम करता है। तो उसके लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगर दोस्तों पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं भी पसंद आया है ना तो भी अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। हमारा ईमेल बॉक्स जो ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा। किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए होगी, अगर आप किसी सब्जेक्ट पे आप चाहेंगे कि मैं चर्चा करूं, मैं अवश्य करूंगा दोस्तों। मगर आप मुझे अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए या फिर ईमेल करके भेजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर तैयारी करके आपको हर चीज़ को रिफ्रेश तो करना ही पड़ेगा ना माइंड को, मैं आपके साथ डिलीवर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। माई बेस्ट विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू।